अस्सलाम वालेकुम। राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की आज की नशिस्त में आप सबको खुशामदीद। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं उनको भी खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं अनवर सनराय के साथ, जिन्होंने हाल ही में एक किताब तो अभी छपी है और एक थोड़ा अर्सा पहले पाब्लो नेरुदा की बहुत सी नज़्मों का तर्जुमा किया है जो किताबी शक्ल में छपी है। तो एक तो ये है पाब्लो नेरुदा की मुंतखब नज़्में जिसमें तर्जुमा की गई हैं, और एक ये है पाब्लो नेरुदा इश्क की 100 नज़्में जो सोनेट्स के तौर पर शायद मतलब उर्दू में इंग्लिश में वो छपी थी। तो आज हम बस पाब्लो नेरुदा के और लोगों ने भी तराजम किए हैं। तो ये हमारा आज का मौजू है जो राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की नशिस्त नंबर 153 का, जिसमें मैं दावत दूंगी सलमान सरवत को, जो गुफ्तगू करेंगे अनवर सनराय के साथ और पाब्लो नेरुदा के साथ। और दावत देंगे सलमान सरवत एक जाने पहचाने शायर हैं और डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये उनका तारुफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ख़वातीन व हज़रात, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का, और मैं मदू करूँगा मोहतरम अनवर सनराय कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। नहीं होगा। तो हाज़िरीन व सामईन, कुछ शख्सियात अपने ऐसे अनमिट नकूश छोड़ देती हैं कि अगर हम उनकी बात ना करें तो किसी शोबे की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। और जैसा कि हम आज जिस शख्सियत पे बात करने जा रहे हैं, उनकी नज़्में, उन नज़्मों में जो एक जिसे कहना चाहिए कि ख्यालात और जज्बात की एक दिलकश कहकशां है। लफ्ज़ सितारों की तरह जगमगाते हैं, ख्याल अपनी तमाम तर वसअतों के साथ इंसान की जो रूह होती है उसको मुनव्वर डॉक्टर तनवीर, एक को बहुत आ रही तरह एक को कम हो सकती है, एक को बहुत हो रही है। अच्छा, स्टाफ आते थे। तो हम बात कर रहे थे कि पाब्लो नेरुदा की नज़्में एक ऐसी जिसे कहना चाहिए कहकशां का पता देती हैं, जिसमें लफ्ज़ जगमग एक तरह मैं दूर कर दूँ। अब सही है? ओके। जिसमें लफ्ज़ एक तरह से झिलमिलाते हुए हमें नज़र आते हैं। ख्याल अपनी तमाम तर वसअतों के साथ इंसानी रूह को, हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं। एक तरफ उसकी जो नज़्में हैं उसमें हमें उसमें एक इश्क की सरशारी नज़र आती है, तो दूसरी तरफ इनकलाब का जुनून भी नज़र आता है। एक उसकी कभी उसकी नज़्में झील के की लहरों की तरह नरम और मुलायम महसूस होती हैं, तो कहीं वो नज़्में हमें समंदर की मौजों की तरह तुंदो तेज़ और तलातुम तेज़ मालूम होती हैं। और पाब्लो नेरुदा की नज़्मों की खासियत ये है कि उसने इंसान के दाखिली कैफियत से लेकर और माशरे की जो तगोताज है, जो जिद्दोजहद है, शायरी दोनों का अहाता करती है और दोनों का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज है। और इसका मतलब तजुर्बा मुझे इन तराजिम में भी हुआ कि जहाँ पर वो अपनी जब महबूबा से मुखातिब है तो वो समाजी मौज़ूआत को भी साथ साथ लेकर चल रहा है, और जहाँ समाजी मौज़ूआत हैं वहाँ अपनी महबूबा से भी हम कलाम है। तो पाब्लो नेरुदा 12 जुलाई 1904 को चिली में पैदा हुए और
सिर्फ ऐसा नहीं है कि हस्पानवी ज़बान का एक अजीम शायर है, बल्कि 20वीं सदी में आलमी अदब की जो अहम तरीन शख्सियत हो सकती है वो बाबू निरोधा है, जिसका एक तरफ जिसे कहना चाहिए कि जो लेवन अमन प्राइज है उनको वो दिया गया, दूसरी तरफ ये तो खैर उनके हम ख्याल लोग थे क्योंकि एक तरफ सोशलिस्ट थे, दूसरी तरफ नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया, जो मेरा ख्याल है शायद एक वाहिद जिसे कहना चाहिए कि हमारे पास मिसाल है कि जो एक ऐसी शख्सियत जिसको ये दोनों प्राइजेस दिए गए। तो हम ये जो आज की हमारी नशिस्त है ये पाब्लो नेरुदा की उर्दू में किए जाने वाली उनकी जो नज़में हैं उसकी उनके तराजिम हैं जो उर्दू में किए गए हैं, और ये दो किताबें नहीं, ये दो दरीचे हैं जिससे झांक के हम पाब्लो नेरुदा की जो फिक्री जहान है उसको हम देख सकते हैं, और हम साथ साथ उन इम्कानात को भी देख सकते हैं कि जो मुतरज्जिम ने भी बयान किए कि हम अपनी ज़बान में शेरी इम्कानात क्या क्या बरूए कार ला सकते हैं इनको पढ़ने के बाद। जैसा कि मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अनवर सनराय साहब, वो खुद बहुत अहम अदीब हैं, आपने 2 नॉवेल लिखे, कई तराजिम किए, हाल ही में आपकी जो नज़में हैं उनकी कुलियात शाया हुई, सहाफ़त से वाबस्ता हैं। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने पाब्लो नेरुदा की नज़मों को उर्दू के कालिब में ढाला तो ये तजुर्बा आपका कैसा जनाब? हाँ, पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम डॉक्टर तनवीर ने इस मौजू को मुंतखब किया कि इस पर बात होनी चाहिए। असल में मैं इसकी इब्तिदा करने से पहले उन लोगों को राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिनको पढ़ के, जिनके तर्जमे पढ़ के मुझे तहरीक हुई कि मैंने पाब्लो नेरुदा के बारे में जाना। उससे पहले सबसे पहला नाम उसमें जो है वो अनीस नागी आ रही आवाज़ सबसे ज़्यादा जो और पहले नुमाया नाम है अनीस नागी, और उनके हवाले से हमने सबसे पहले नज़में देखी। और मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता तबस्सुम कश्मीरी ने जो उनकी बहुत ही मशहूर नज़म है माचू पीछू की बुलंदियाँ वो की, और वो एक गैर मामूली तर्जुमा, और उन्होंने उसका ऐसा तर्जुमा किया है कि जब मैंने असल नज़म पढ़ी तो तब भी मुझे उर्दू नज़म ज़्यादा याद आती रही। वो इस तरह का एक तर्जुमा है कि अपनी खुद तर्जुमे में एक तख्लीक है, ऐसी क़ुव्वत है। तो फिर किश्वर नाइब ने बहुत तर्जुमे किए जो बहुत अच्छे तर्जुमे, तो ये ज़्यादा तर्जुमे जो हैं इन 3 लोगों के बहुत मुझे मेरे ज़हन में ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान का मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बहुत हैं। हाँ, जाहिद इमरोज़, उसके बाद जो है ये तो मैंने भी ऑलरेडी बहुत किताब कर ली थी, और जब हम जाहिद से मिले थे पहली दफ़ा तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा अरसे दराज से मैं कोई 2000 से मुसलसल कर रहा था इसको, लेकिन मेरा तर्जुमा ये था बुनियादी तौर पर मेरे पढ़ने का हिस्सा था। मैंने पहले भी कहीं इस बात के बारे में बताया है कि 70 से मैंने पहली नौकरी सहाफ़त की, और वो ज़माना था कि कोई ख़बर उर्दू में नहीं आती थी, सारे प्रेसेस अंग्रेज़ी में ही आते थे और सारी ख़बरें भी अंग्रेज़ी में आती थी। तो जो भी जर्नलिज्म में जाता था उसको तर्जुमा आना उसके लिए ज़रूरी था, अगर वो तर्जुमा नहीं आता तो वो सहाफ़त की नौकरी नहीं कर सकता। तो वो मैं गया और मैंने एक दिन रिपोर्टिंग की, पहले दिन में अप्रेंटिस जब मुंतखब हुआ तो तारीखी तौर पर वो दिन था जब भुट्टो साहब ने न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, और मेरा पहला दिन था दफ्तर में। मैं गया तो पीपीआई से
वो उनकी स्पीच की क्रीड आ रही थी, तो वो मैं देख के ऐसे पढ़ने लगा। मैं पहला आदमी था दफ्तर में पहुंचा सुबह सुबह। तो उसके बाद वो मेरे जो इंचार्ज थे वो आए, तिमसाल अस्करी साहब। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये स्पीच आ रही थी तो मैं वो देख रहा था। उनका कि कितने हिस्से आए हैं, मैंने बताया उनके कितने हिस्से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो इसमें ये लिखा होता है ऊपर निशान, और इसको देख के और इस तरह इसको तरतीब दो, ये क्रीड उतारते जाओ और इसको ऐसे फाड़ के और इसको ऐसे हिस्से में दे दिया, और सबको इकट्ठी करके और ऐसे साइड में रखो, बाकी खबरें अलग करो। खैर मैं उस काम में लग गया, कुछ देखता गया, कुछ पढ़ने की कोशिश करता गया, कुछ एक्साइटमेंट भी बहुत था। तो उन्होंने मुझे वहाँ कमरे में से देखा कि मैं कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहा हूँ और रख भी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ समझ में आता है। मैंने कहा जी सर आता है थोड़ा सा। उनका अच्छा कुछ ऐसा करो इसको थोड़ा सा तर्जमा करो, कर लोगे। मैंने कहा जी किया नहीं है कभी, कोशिश करता हूँ। तो मैंने बैठ के कुछ उसका कोई एक हिस्सा लेके उसे वहीं बैठ के उर्दू में करने की कोशिश की। और अब वो क्योंकि भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिन चीज़ों के बारे में थी वो सब हमारे सामने से गुजर रही थी और हमें पता थी, तो इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा दुश्वारी नहीं हो रही थी। तो पॉलिटिकल कंटेंट में ये होता है कि आप अगर कंटेम्प्रेरी हो तो एक बहुत सपोर्ट आपको होती है। सपोर्ट ये होती है कि आप सब्जेक्ट को जानते हैं, और जब आप सब्जेक्ट को जानते हो तो फिर दूसरी लैंग्वेज में उसको लाना और सब्जेक्ट भी आपसे रिलेटेड हो तो और ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अगर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुल्क के बारे में किसी और रहनुमा की होती तो शायद मुझे ये सहूलत ना होती। तो मैंने जब किया वो इधर इसी से मैं आ जाता हूँ सर। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि आज से तुम रिपोर्टिंग में नहीं जाओगे, तुम डेस्क पे बैठोगे। और जब से जो तर्जुमा मेरे साथ लगा है और मैं तर्जुमे के साथ लगा हूं। तो मेरा सवाल इसी बात से और मेरे जहन में ये बात आई कि तो मैं पहले इस बात एक कह रहा हूं। अब तब से मेरी हैबिट ये है कि मैं अंग्रेजी तर्जुमे में पढ़ता हूँ। मैं अंग्रेजी में पढ़ ही नहीं सकता। जहां तर्जुमा रुकता है वहां मैं रुक जाता हूँ, वो हैबिचुअल है। तो ये जब मैं यहाँ से गया था यूके में तो किताबें दस्तयाब हुई तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं साथ साथ करता जाता था। इसलिए मैंने जो तर्जुमे किए वो मकदार में बहुत ज़्यादा है, तो मैं पढ़ता ही तर्जुमे में, तो मैं साथ में लिखता भी जाता हूँ जितना भी हो जाए। जो भी मैं पढ़ता हूँ अंग्रेजी में मोस्टली, और मेरा दिल भी करता है। तो मेरा एक लिखने का तरीका सीखने का तरीका भी यही है, पढ़ने का तरीका भी यह है तर्जुमा। तो तर्जुमा मेरे लिए एक नागज़िर ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे तर्जुमा करना होता। अच्छा, लेकिन क्या आपको ज़ाहिर बात है, आपने कहा कि आप जो पॉलिटिकल कंटेंट था वहाँ से आपकी ये एक्टिविटी शुरू हुई, और जब हम लिटरेचर के तराजुम पे आते हैं और ख़ासकर शायरी के तराजुम पे जब हम आए तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो दरपेश होता है वो जो असल तख्लीक है उसकी रूह को बरकरार रखने का होता है। ठीक है, क्योंकि देखें जब हम शायरी को किसी दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका तर्जुमा कर रहे हैं, तो वो जो गिनाई निज़ाम था वो मिस हो गया। ठीक है, जो लहजा था वो मिस हो गया, जो पूरा मुहावरे थे उस ज़बान के, वो कल्चर, वो मुहावरा, वो भी मिस हो गया। अब बकिया चीज़ें हैं, तो ये बहुत मुश्किल एक जैसे एक तरह की रिक्रिएशन हो जाती है तर्जुमा जब हम शायरी का करते हैं। तो इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया और आपकी अप्रोच क्या रही? आप ज़्यादा तर्जुमे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहते थे, या आप इसको अपनी ज़बान की जो लताफत है उससे जिसे कहना चाहिए इनरिच करना चाहते हैं अब तराजुम करते हुए शायरी? देखो मैंने जैसे पहले बताया ना कि मेरा बुनियादी मकसद तर्जुमा से था उस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मटन में एंटर होना, उसमें से गुजरना, उसमें से एक एक लफ्ज़ के साथ उसमें से गुजर के उसको समझना। उस वक्त ये मकसद था ही नहीं कि मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उस ज़बान से समझने की कोशिश है। अब एक होता है समझने की कोशिश जब आप किसी बात को सुनते हैं
तो सुन के समझने की कोशिश करते हैं, और जो आप समझते हैं वो सिर्फ इतना होता है जितना आप समझ सकते हैं। आप अपनी समझ से बियॉन्ड, उससे आगे बढ़ के बात को नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये है कि जब कोई दूसरा आदमी बात कर रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं, आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, तो आप वो रिसीव कर रहे हो सकते हैं जितना कि आपका रिसीवर कबूल कर सकता है। जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ तो ये आवाज़ उतने लोगों तक पहुँचेगी एक हद तक, उसके आगे नहीं जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो लोग हमारी इन लफ्ज़ों की वेवलेंथ में हों, सारे लफ्ज़, हर लफ्ज़ हर आदमी के लिए नहीं होते, इसीलिए हर आदमी की वोकैबुलरी मुख्तलिफ होती है। हर आदमी का प्रोफेशन जैसे होता है, जैसे उसकी ज़ात मुख्तलिफ होती है, उसकी ज़बान मुख्तलिफ हो जाती है। मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे हाथ की लकीरें, जैसे आज तक किसी आदमी के अंगूठे की लकीरें किसी और आदमी से नहीं मिली, पहले इंसान से लेके आज तक, इसी तरह पहले एक इंसान का लहजा किसी दूसरे लहजे से नहीं मिक्स होता, मिलता नहीं। सही। दो जुड़वा बच्चे एक ही माँ से कोख जन्म लेने वाले एक दूसरे से यकसन मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो उनकी बात माँ को समझ में नहीं आती। माँ को वक्त लगता है बच्चे को अपनी बात समझाने में, तो समझने का मसला इतना है। चीज है कि आप एक दूसरी जबान से, जब बोलने वाला भी मौजूद नहीं है, जब बोलने वाला होता है तो उसका लहजा, उसके जो स्ट्रेसेस एंड पॉजेज होते हैं वो भी पता और उसका अंदाज होता है, ये मदद देता है आपको मफहूम की तरसील में। लेकिन जब सिर्फ आपके सामने लफ्ज हो दूसरे का लिखा हो, और इसमें यह है कि ये लफ्ज असल जबान से एक और जबान के जरिए मुझ तक आए। तर्जुमा है, तो पहला तो जिसे कहना चाहिए कि वो स्पेनिश जबान से जब अंग्रेजी में गया होगा तो बहुत सारी चीजें उसने अपनी खो दी होंगी। हाँ, और फिर उसके बाद जिसे कहना चाहिए जब उर्दू में हम ला रहे हैं तो उसको फिर कम से कम अंग्रेजी वाला जो कंटेंट है, उसकी जो रूह है, उसको बरकरार रखना। नहीं, मतलब ये देखिए ना, लिमिटेशन क्या है कि जिस आदमी ने इसको अंग्रेजी में किया उसे स्पेनिश से किया। मैंने ज़ाती तौर पे, मैंने उनके बारे में मालूमात जमा की, तो मैं इसलिए कहता हूं, और उसने वो स्पेनिश सीखने के लिए अपनी डॉक्टरेट करने के बाद बहुत बड़ा वक्त जाके स्पेन में गुजारा और वहां जाके रहा, वहां के लोगों में रहा, ताकि जबान का जो आम बोलचाल का मुहावरा है उसको जान सके, उसकी कॉनोटेशन को जान सके। उसने ये कुछ किया। फिर ऑलरेडी क्योंकि उसकी बुनियादी तरबियत अंग्रेजी में हुई थी, बुनियादी तालीम अंग्रेजी में हुई थी, तो अंग्रेजी उसके लिए उतनी गैर जबान नहीं थी। तो दो जबानों में वो यकसन तौर पर, हम ये कह सकते हैं सेफली कि जब वो स्पेनिश से इंग्लिश में आया तो जो एक्चुअल जिसे कहना चाहिए थे मीनिंग्स थे, जो निरोधा कहना चाह रहा था, वो काफी हद तक उसको इंग्लिश में कैप्चर किया। उसने पूरी कोशिश की। वजह रही कि आपने मैं नाम भूल रहा हूँ उस क्या नाम है ट्रांसलेटर का, आपने जो है अपने मजमून में डिस्कस भी किया है, और ये सारी बातें डिस्कस की है कि उसने मुख्तलिफ लोगों से किस किस तरह से, किसी से मुहावरा सीखा, किसी से और जो है वो चीजें जो है वो उस हवाले से बिल्कुल वहाँ उनको जो वहाँ जाके वहाँ रहे एक अरसे तक, और वहाँ फिर तदरीस करते रहे, पढ़ाते भी रहे। स्पेनिश इतनी सीखी कि स्पेनिश में तदरीस करते रहे और लोगों से, हर सतह के लोगों के मिलते रहे, और नेरोदा के सब जानने वालों से मरासम पैदा किए, उनके ज़िंदगी के बारे में जाना। तो तकरीबन उन्होंने अपने आप को नेरोदा के लिए वक्फ कर दिया, और तब इतनी बड़ी वॉल्यूम उन्होंने तर्जमा की। अब मैंने जो की है वो सिर्फ अंग्रेजी से की, लेकिन मुझे ये सहूलत हो गई कि मैं BBC में था, तो वहाँ स्पेनिश सर्विस भी है, और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं स्पेनिश के, जिसमें शायर और अदीब भी हैं बहुत सारे, और वो शाम में हम रोज़ाना जमा होते थे। तो मैं उनको जा कहता था कि यार ये देखो, ये मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है, और ये मैंने इसका फ्रेंच टेक्स्ट भी जो है, इसका स्पेनिश टेक्स्ट भी हासिल किया है, तो आप प्लीज़ ज़रा इसको पढ़ो। तो
हर एक ड्रिंक के बदले वो एक नज्म पढ़ता था दोनों ज़ुबानों में, और फिर मुझसे बात करके मुझे समझाता था कि देखो इस तर्जुमा करने वाले ने ये किया है और असल में स्पेनिश लफ्ज़ ये कहता है। तो इस तरह मैंने बहुत सारी नज़में जो थी वो अंग्रेजी में भी तर्जुमा, ऐसे आदमी का तर्जुमा पढ़ा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जिससे समझा वो ऐसा आदमी था कि वो खुद भी शायर था। और कभी कोई आदमी जो पढ़ता है वो कभी मुत्तफिक नहीं हुआ किसी ट्रांसलेटर से। यहाँ तक कि जब मैं महमूद दरवेश का मैंने किया तो महमूद दरवेश का ट्रांसलेटर खुद जो था वो फ़लस्तीनी था, फ्रेंच पढ़ा रहा था और अंग्रेजी में पढ़ा था। अंग्रेजी में मास्टर्स करने के बाद फ्रेंच पढ़ा रहा था और अरबी में खुद शायरी करता था और महमूद दरवेश का दोस्त था। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये तर्जमा किया है, ये 3 तर्जमे आए हैं एक साथ साथ, ये मुहासरा जो उसकी तवील नज़्म। तो उसने पढ़ के कहा कि यार ये तीनों ठीक नहीं। मैंने कहा यार एक तो दरवेश के साथ मिलके की है। तो उसने कहा महमूद दरवेश को अंग्रेजी कहाँ आती थी वो उसको बताता होगा कि अंग्रेजी में ये होता है, तो वो कहता होगा ठीक है बहुत अच्छा है तो ये तर्जमा जो है फिर, लेकिन बाद में जब मैं दरवेश साहब से मिला तो उन्हें अंग्रेजी भी खासी दस्तरस थी, ऐसी नहीं थी बिल्कुल नहीं थी। तो वो ख्याल मुझे लगा कि उनका ख्याल इतना दुरुस्त नहीं था कि उसे नहीं आती। तो दरवेश साहब को फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी। इसी तरह ये जो तर्जमे हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये अगर कोई स्पेनिश उर्दू सीख ले और वो उर्दू तर्जमे देखे तो वो इनके बारे में क्या करेगा, लेकिन मैं उम्मीद टू माई बेस्ट उसको वो अप्रिशिएट करेगा। हम अगली गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर बात है पाब्लो नेरूदा का कलाम जो बहुत ज़ख़ीम है, आपने जो नज़में मुंतखब की उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, क्या चीज़ आपने पेश नज़र रखी? और दोनों अलग एक बात तो यह है कि भाई मैं तो उनकी जो भी नज़्म पढ़ता हूँ तो मेरा पढ़ना, क्योंकि एक तालिब इल्म का पढ़ना होता है, एक ऐसा स्टूडेंट जैसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे तो मैं आशिक हूँ ना, तो मुझे तो उनकी हर बात अच्छी लगती है। हर चीज़ में एक कुछ मुझे नज़र आता है कि ये है जो सीखा जा सकता है, ये है जो जाना जा सकता है, कोई बात कोई अंदाज। और फिर और तरह से भी मैं सियासी तौर पर भी उनका पैरोकार हूँ और उस तरह के मार्क्सिज्म पर यकीन रखता हूँ जिस पर पाब्लो नेरूदा यकीन रखता था। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कुर्बत है और इसलिए मेरे लिए तो हर लफ्ज़ जो है वो उसमें से उसको जानना, मैंने जो जो देखता गया मुझे उसमें हर एक में कोई ऐसा पहलू नज़र आया कि इसे करना चाहिए, इसीलिए वॉल्यूम ज़्यादा। आपने इसका मतलब है कि कोई ख़ास पैमाना नहीं रखा मुंतखब करते हुए, जो चीज़ आपने रीड की उसको आपने ट्रांसलेट। पहला तो ये था कि जो मिलता गया, जो मिलता गया अच्छा, जो मिलता गया ठीक है। अच्छा, अब जब ये किताबें मुझ तक पहुंची तो 2 किताबें हैं, एक तरफ पाब्लो नेरूदा की मुंतखब नज़में और एक तरफ इश्क की 100 नज़में। तो मैं ज़रा कंफ्यूज है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। एक तरफ मेरा जहन ये कह रहा था कि मुतनव्वो मौज़ूआत को अगर पाब्लो नेरूदा के पढ़ना है तो आप मुंतखब नज़मों को ले लीजिए, और दूसरी तरफ दिल ये कह रहा था कि यार इश्क की 100 शेड्स जो हैं उससे शुरू करते, तो मैंने इश्क की 100 नज़मों से शुरू किया। लेकिन जब मैंने वो नज़में पढ़ना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि जो इश्क है और जो समाजी उसके जिसे कहना चाहिए कि मामलात हैं, वो दोनों को एक साथ लेके चलता है अपनी नज़मों में। वो इश्क की 100 नज़में तो हैं और वो उसको जो है वो सुबह, दोपहर, शाम, रात इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन जिसे कहना चाहिए कि वो महबूबा से जो है वो उसको रोटी का इस्तारा भी बना देता है,
वो जुल्म और मजलूमियत की बात भी जो है वो इश्क के साथ साथ लेके चल रहा होता है। और जब मैंने ये नज़्में कुछ पढ़ के फिर मैंने कहा चलो अब मैं मुंतखब नज़्में हैं वो पढ़ना मैंने शुरू की, तो मुझे दूसरा ये जिसे कहना चाहिए कि एक हैरत हुई कि जो मुंतखब नज़्में थी वो भी जिसे कहना चाहिए कि अपने महबूब से मुकालमा है। मौज़ूआत मुख्तलिफ है लेकिन वो हर जिसे कहना चाहिए तकरीबन कम बेश ज़्यादातर नज़्में जो थी वो अपने महबूब से मुकालमे की सूरत में। तो ये कोई जिसे कहना चाहिए कि एक नादानिस्ता तौर पे वो नज़में सेलेक्ट हो गई, या ये जो है पाब्लो निरोदा का एक डोमिनेंट स्टाइल है, इस हवाले से आप क्या? ये बहुत आम बात है पाब्लो निरोदा के यहाँ। औरत जो है उसने बिल्कुल सारी दुनिया में जो हमारे इश्क के शायर हैं पाब्लो निरोदा के बाद से उन सब के यहाँ ये तसव्वुर इश्क आपको मिलेगा कि उनके यहाँ औरत औरत नहीं है, औरत ज़मीन है। पाब्लो निरोदा कहता है कि औरत मेरे लिए ज़मीन है और ये ज़मीन मेरी महबूबा भी है, मेरी माँ भी है, मेरी दोस्त भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है। ये वन इन ऑल है। इसीलिए अगर आप पाब्लो निरोदा की नज़मों में देखें तो औरत का इस्तारा जो है वो एक ही नज़्म में कई जहतों को अबूर करता हुआ महसूस होता है। एक लाइन में आपको लगेगा कि बिल्कुल जैसे बेटी से बात कर रहा है, और उसी लाइन में आपको लगेगा कि नहीं, इसमें तो वो पहलू भी आ रहा है जैसे कोई अजीज बहन से बात कर रहा है और महबूबा से बात कर रहा है, उसमें से खुशबू भी आ रही है, तो पता चलेगा कि ये मिट्टी की खुशबू है। फिर वो नबातात में तब्दील, दरख्तों में तब्दील कर देगा, उसी ज़मीन को दरख्तों में तब्दील कर देगा। तो इसके यहाँ जो भी अलामतें और इशारे हैं वो जामिद नहीं होते, एक चीज़ में बंद नहीं होते, मुसलसल तगैर को देखते हैं। ये पहला शायर है जिसके यहाँ अलामत महदूद मानी की बजाय मुतगैर मानी में रहती है। अपने मानी अलामत अपने मानी और इस्तारा अपने मानी तब्दील करता रहता है और नई चीज़ों को अपने अंदर समेटता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आईने के सामने जाएंगे और आप अपना अक्स देखेंगे, तो निरोदा की नज़्म के सामने आप जाएंगे तो आप अपने मानी तलाश करेंगे, वो नज़्म आपके लिए एक नए मानी पैदा कर देगी। शायद सारी शायरी की यही होता है, पढ़ने का यही होता है, लेकिन निरोदा क्या गैर मामूली, गैर मामूली हद तक। चले अब हम उनकी नज़्मों की तरफ इसलिए आए वो हैं। इश्क और इनकलाब हाँ कोई बिल्कुल बहुत खूबसूरत इम्तिजाज हमें नज़्मों में नजर आता है कि इश्क की जो है वो भी है एक सरशारी, और जनाब इनकलाब का जुनून भी जो है वो एक ही नज़्म के अंदर मौजूद। तो मैं आपसे अब अगर ये फरमाइश करूँ कि आप जो आपने तराजिम किए हैं, सबसे पहले आप कौन सी नज़्म हमें सुनाना चाहेंगे? अरे मैं तो आपको एक नया तर्जुमा सुनाना चाहूँगा। अच्छा ये ज़्यादा अच्छी बात है ना, वो छपे हुए तो सब पढ़ ही लेंगे। ठीक। इसमें एक तो ये है, छोटा सा हिस्सा मैं एक पहले आपको सुनाता हूँ। ये है जो निरोदा के लिए एक तवील नज़्म लिखी गई है जो बहुत खराज तहसीन पेश किया है एक शायरा ने। तो कुछ हिस्सा मैं उसको सुनाता हूँ जी। और उसके बाद फिर मैं ये नज़्म है चीज़ें टूट जाती हैं। ये बहुत अच्छी, ये रात ही मैंने तर्जुमा की है, लिहाजा इसलिए ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म। तो ये निरोदा के लिए नज़्म है कि आपने कहा था मुझे नाम से मत बुलाना, मुझे नाम से मत बुलाना, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन आपके तो निशान नजर आते हैं साफ। आपने कहा था मुझे नाम से मत बुलाना, लेकिन आपके तो निशान नजर आते हैं साफ, पत्थर में, पानी में,
मजदूरों के हाथों में और हाथों के निशानों में। वाह। आपने कहा था मुझे नाम से मत बुलाना, लेकिन आपके तो निशान नजर आते हैं। और उन लोगों के दिल में भी जो साफ और बेरोक टोक आवाज तलाश करते हैं। आपके निशान नजर आते हैं उन लोगों के दिल में भी जो साफ और बेरोक टोक आवाज में बात करना चाहते हैं। ऐसी शायरी जो जिंदगी की असल हालत को बयान करे, जो वो कुएं की तह से उठने वाली आवाज हो। मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ शुमाल में हूँ, सैंटियागो, एस्ला नीग्रा और अपने जजीरे से बहुत दूर, समंदर से इतनी दूर कि मेरा लहजा बदल गया। वाह। ये एक तवील नज़्म है जो उन्होंने पैब्लो नेरुदा के लिए लिखी है। तो ये दूसरी नज़्म मैं आपको थोड़ी सुनाता हूँ, एक तो ज़्यादा तवील नहीं है। चीज़ें टूट जाती हैं घर में, चीज़ें टूट जाती हैं। यूं लगता है जैसे कोई अनदेखा जानबूझकर तोड़ने वाला उन्हें धक्का दे गया हो। चीजें टूट जाती हैं, नहीं ये मेरे हाथ नहीं, तुम्हारे भी नहीं। ये किसी लड़की के सख्त नाखून भी नहीं, नहीं ये जमीन की गर्दिश भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। ना कोई शख्स, ना हवा, ना दोपहर की नारंगी रोशनी, ना रात का अंधेरा। नहीं ये नाक थी, ये नाक नहीं थी, ना कोहनी, ना बढ़ती हुई कमर, ना टखना। फिर भी प्लेट टूट गई, फिर भी प्लेट टूट गई, चिराग गिर गया, घर के सारे गमले एक एक करके उलट गए। वो गमला जो अक्टूबर के बीच में सुर्ख फूलों से भर जाता था, वो बनफशाई बोझ से थक गया। और एक दूसरा खाली गमला जो सर्दियों भर घूमता रहता था, यहां तक कि आखिर में सिर्फ मट्टी का सफूफ रह गया। एक टूटा हुआ यादगार, चमकता हुआ गुबार। और वो घड़ी जिसकी आवाज हमारी जिंदगी थी, हफ्तों का खुफिया धागा जो एक एक करके इतने घंटे आजाद करती थी, शहद के लिए, खामोशी के लिए, जन्मों और कामों के लिए, वो घड़ी भी गिर पड़ी और उसके नाजुक नीले अंदरूनी पुर्जे टूटे हुए शीशों में कांपने लगे। उसका बड़ा दिल खुलकर बिखर गया। जिंदगी चलती रहती है, शीशा पीसकर, कपड़े घिसाकर, चीज़ों को टुकड़ों में बदलकर, शक्लों को तोड़कर जिंदगी चलती रहती है। और जो चीज़ वक्त के साथ बची रहती है, वो समंदर में चलती कश्ती पर किसी जजीरे की तरह होती है। पानी चारों तरफ नाजुक खतरों से घिरी, बेरहम पानियों और धमकियों में आओ अपनी सारी कीमती चीजें, घड़ियां, प्लेटें, ठंड से फटी हुई प्यालियां एक थैले में डालें
और समंदर पर ले जाए और अपनी इन तमाम चीज़ों को किसी खौफनाक चीज़ में डूबने दें। जो कुछ डूबता है शायद समंदर उसे जोड़ देता है। वाह, जो कुछ डूबता है शायद समुद्र शायद से जोड़ देता है। समंदर से जोड़ देता है अपनी लहरों की तवील मोहब्बत से। कितनी ही बेकार चीज़ें जिन्हें किसी ने नहीं तोड़ा लेकिन फिर भी वो टूट गई। वाह वाह वाह, क्या बात। तो अब देखें इस नज़्म में आपको ना सिर्फ चीज़ों के बारे में बताया था, टूटने के अवामिल के बारे में पता चलता है। तो चीज़ नहीं रहती, चीज़ इंसान भी बन रही है, चीज़ ज़िंदगी भी बन रही है, ज़िंदगी करने का तरीक़ा भी बन रही है और चीज़ों से हमारे रिश्ते को भी ज़ाहिर करती है। तो हमारी ज़िंदगी को बयान कर रही है, अपनी ज़िंदगी को बयान कर रही है और जीने ज़िंदगी, हयात और मौत के प्रोसेस को भी बयान कर रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बस जैसे एक नज़्म ही सारी नज़्में हैं, फिर और नज़्म पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अलग नज़्म है, वो तो बिल्कुल अलग नज़्म। तो ये जो तनव्वुह है, न्यूनेस, हर लफ्ज़ के अंदर ऐसे तलूक करता है, ये है नेरोदा जो उसे दूसरों सबसे मुख्तलिफ करता है। बिल्कुल, आप बड़ी उसकी अहम वस्फ की तरफ आपने इशारा किया कि नेरोदा से पहले हमें जिसे कहना चाहिए कि शायरी में उन चीज़ों का तज़किरा मिलता था जो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम। नेरोदा ने अपनी शायरी के ज़रिए ये बताया कि जो बज़ाहिर गैर अहम चीज़ें होती हैं उनका भी हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, या उनको बहुत अहम कर दिया उसने। एक 2 दिन पुरानी बात है कि अफ़ज़ल अहमद सैयद साहब से मैं मिलने के लिए गया, तो वो बताने लगे कि मैंने अभी बात एक गुफ्तगू तर्जुमे पे ही चल रही, तो कहने लगे कि मैंने थोड़े अर्से पहले एक नज़्म का तर्जुमा किया, मुझे बाद में जो है याद आया कि ये नज़्म तो मैंने एक दफ़ा पहले भी तर्जुमा की थी, और फिर मैंने उन दोनों को कंपेयर किया तो वो तकरीबन 99% या 100% तक सेम, बिल्कुल कोई उसमें फ़र्क नहीं था। आप भी इस नज़्म को जो आपने तर्जुमा किया ये आपकी किताब में मौजूद है और आप शायद भूल गए इसे और लेकिन ये तर्जुमा जो है वो मुख्तलिफ है जो आपने किया, इसमें जाहिर बात है आप ये रात मैंने देखी, मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी नज़्म है। इसका उन्वान भी यहाँ तक के जो आपने रखा ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने इसका यहाँ पे क्या उन्वान रखा? चीज़ें टूट जाती। हाँ, ये टूटने वाली चीजों के लिए उन्वान यहाँ पर है और थोड़ा सा जरा स्टाइल उसमें जरा मुख्तलिफ है। जाहिर बात है एक इंसान इस वक्त बहुत फ़र्क होगा क्योंकि ये सन 2000 ये जो मुंतखब नज़में हैं इनका इब्तदावी सन 2000 से और ऑनवर्ड होती गई, और उस वक्त तो कोई इरादा भी नहीं था कि कभी छपवाना है। छपने के लिए तो तर्जुमा ने कभी किया ही नहीं। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं तो अपने लिए करता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं होता किसी को छपने के लिए भेजना है, तो मैं तो उसमें करता रहता हूँ कि ये बात जो है ऐसे, फिर वो तर्जुमा रहता है मेरे साथ और फिर मैं देखता रहता हूँ, अच्छा फिर पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर असल देखता हूँ। तो उसमें दाखिल होने का जो है ना, कभी कमरे में इस कम दरवाजे से दाखिल हो जाए जिसमें हर तरफ से दरवाजे हैं कमरे में, तो आप कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं। तो मेरे लिए नज़्म ऐसे होती है इस हाल कमरे की तरह, और मैं इधर से दाखिल होता हूँ, कभी उधर से दाखिल होता हूँ। बिल्कुल, शायरी नाम ही एक जिसे कहना चाहिए एक ऐसी शय का है कि जिसके कई माना हो सकते हैं। जब हर कारी और एक ही कारी जब दोबारा उस चीज़ को पढ़े तो वो एक उसके नए मीनिंग्स जो है वो तलाश करता है। मैंने कुछ नज़में जो है पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई, कुछ नज़में तो बस जिसे कहना चाहिए बार बार मैंने पढ़ी। एक नज़्म इसमें ऐसी है जिसे मैं ये कहूँगा कि एक तरह से नेरोदा ने अपनी जो तसव्वुर शेर है वो पेश किया है। मैं सबसे पहले वो सुनाना चाहूँगा।
हाँ, इसका उन्वान है दिखाई न देता आदमी। आदमी, मैं मुस्कुराता हूँ, मैं हंसता हूँ पुराने शायरों पर और उस मोहब्बत पर जिस पर उन्होंने तमाम शायरी की। अब आप अप्रोच देखिएगा कि वो इसमें अपनी अप्रोच एक्चुअली जो है वो बयान करें। वो धुंधलका, वो चांद, वो मोती, चांदी के वो कतरे जिनकी वजह से मेरा बड़ा भाई गुलाब का मद्दाह है, लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ। वो हमेशा कहते हैं मैं, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ होता है और हमेशा उसमें होता है मैं। जब वो जब वो या उनका महबूब या प्यारा दिल सड़कों पर फिरते हैं तो उनके पास ना तो मछेरे आते हैं, ना कोई किताब फरोश, ना कोई मिस्त्री और ना ही कोई मिस्त्री या कोई मजदूर उनकी शायरी में सीढ़ियों से गिरता है, ना ही किसी पर कोई उस्ताद आती है। कोई मोहब्बत नहीं करता सिवाय मेरे गरीब भाई शायर के, और सब कुछ उसी पर गुजरती है, उस पर या उसके महबूब पर। ये तवील नज़्म से इक़्तिबास मैंने पेश किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मिरोदा ने जैसे मेरा ख्याल है कि ये हम भी करते हैं, ये उर्दू शायरी में भी ऐसा है कि शायर जब शायरी कर रहा होता है तो अपनी ज़ात को सबसे अहम रख रहा होता है, या अपने महबूब की। यानी उस हम बहुत कम हमें शायरी में वो शेर्स मिलते हैं कि जब हम अपनी ज़ात को मिन्हा करके और आप किसी भी आम आदमी के लिए कोई शायरी कर रहे हो। कोई ये वैसे इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे अभी सरबत हुसैन का नाम याद आया, तो उनकी नज़मों में हमें वो नज़र आते हैं कि एक गाड़ी बान के लिए उनकी नज़्म है, या जिसे कहना चाहिए किसी फल फरोश के लिए जो है उन्होंने नज़्म कही। तो यहाँ पे नरोदा भी जो है वो एक तरह से जो आने वाले शुरा हैं उनको ये तरगीब दिला रहा है कि अपनी ज़ात के महवर के गिर्द जो है ना वो ना चक्कर लगाते रहो, उससे बाहर निकलो। इसी तरह से एक और नज़्म, आप अगर मैं ये कहूँ कि दो ये मैंने तकरीबन कोई हफ्ता भर पुरानी बात होगी और मैं इंतहाई डिप्रेशन में था। इंतहा कुछ ऐसा मामला हुआ कि मैं जो है अपने आप को समझाना चाह रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को समझा नहीं पा रहा, और मैं डिप्रेशन, ये जानते हुए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी डिप्रेस हो रहा था। और वो उसी डिप्रेशन के आलम में ये चूंकि किताब चल रही थी और ये नज़्म सामने आ गई और मेरा डिप्रेशन हुआ। ऐसी नज़्म, इसका उन्वान है हम मरते जाते हैं, सॉरी तुम मरते जाते, सॉरी। तो मैंने अपने उसमें से लिखता रहा तो इसलिए मैं अभी मेरे मुंह से भी भागू। तुम मरते जाते हो, तुम मरते जाते हो आहिस्ता आहिस्ता, अगर तुम सफर नहीं करते, अगर तुम पढ़ते नहीं, अगर तुम मौसीकी नहीं सुनते, अगर तुम जिंदगी की आवाजों पर कान नहीं धरते, और अगर तुम खुद अपनी ही कदर नहीं करते। क्या सच्ची लाइन है सारी की सारी, ठीक है। और तो तुम मरने लगते हो, मरते ही जाते हो आहिस्ता आहिस्ता, रोज बरोज तुम मर रहे हो, मरते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, रोज बरोज, अगर तुम खुद अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत नहीं कर सकते, और अगर तुम किसी को भी अपनी मदद नहीं करने देते, तुम मरते जाते, तुम मरते ही जाते। ये और तवील नज़्म है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब ये नज़्म पढ़ी तो वो रेसिपी एकदम से हाथ लगी कि आप अपने डिप्रेशन से, आप जो है मरने से कैसे बच सकते, कैसे भी। तो मैं पूरी, अगर आपके इजाज़त है तो मैं पूरी पढ़ देता हूँ इसे। तो तुम मरते हो,
तुम मरते ही जाते हो रोजाना अगर तुम गुलामी शुरू कर देते हो खुद अपनी ही आदतों की और उन्हीं रास्तों से आते जाते हो जिनसे आते जाते हो रोजाना। और अगर तुम अपने मामलात नहीं बदलते और अगर तुम्हारे कपड़े हमेशा एक से रंग ढंग के होते हैं और अगर तुम अजनबियों से बातें नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता तुम मरने लगते हो और मरते ही जाते हो रोजाना अगर तुम जज्बात से डरने लगते हो, इन जज्बात से उन हंगामा खेज जज्बात से जो तुम्हारी आंखों में चमक पैदा कर देते और तुम्हारी धड़कनों को तेज कर देते, तुम मरने लगते हो और मरते ही जाते हो आहिस्ता आहिस्ता रोज बरोज। अगर तुम जिंदगी को बदलते नहीं, करते ही जाते हो वही काम जो खुश नहीं आता, तुम्हारे दिल को नहीं भाता, इश्क हो या रोजगार, तुम मरते ही जाते हो। अगर तुम खतरों से भागते हो, गैर यकीनी बातों से भी दौड़ते हो, लेकिन और नहीं भागते ख्वाबों के पीछे मरते ही जाते हो, लेकिन सारी जिंदगी खुद को एक बार भी ये इजाजत नहीं देते कि वो उठाकर फेंक दे अक्लमंदों के मशवरे। एंडिंग भी बहुत डिफरेंट है इसकी। तो ये नज्म जो है आप देखेंगे एक ट्रांस में ले जाने वाली नज्म है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस नज्म मुझे तो तर्जुमा भी अच्छा लगा। मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये कहने वाला था कि आप देखिए इस नज्म के इस मतलब ये ओरिजिनल का तर्जुमा, लेकिन इसकी रवानी, इसकी शिद्दत, इसकी जिसे कहना चाहिए कि एक इसका फ्लो, तो जब तर्जुमे में इतना फ्लो है और ये तर्जुमा दर तर्जुमा है, तो जो असल नज्म होगी उसका फ्लो, उसकी शिद्दत हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते। नहीं, इसके बारे में मेरा कहना ये है, मैं ये कहता हूँ कि मुतरज्जिम जो होते हैं ना, वो चीज़ों को ख़राब करते अभी अच्छा और ख़राब करने की अपनी 100% कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। जो मुतरज्जिम अपने आप को जितना आम समझता है वो उतना तर्जुमा ख़राब करता है। तर्जुमा करने के लिए आपको खुद को सरेंडर करना पड़ा, अपने आप को एक दूसरी शख्सियत की सुपुर्द करना पड़ा, उसकी गुलामी में खुद को देना पड़ता ताकि वो आपको से अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दे। अगर वो इजाजत देगा तो आप कुछ लेके बाहर आ सकोगे। तो अगर कोई तर्जुमा अच्छा हो गया, वो ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ पहुंचा रहा है, तो इसका तमाम तर क्रेडिट असल शायर को जाता है कि उसने इतना अच्छा इजहार किया कि मैं खराब करने के बावजूद उसको खराब नहीं कर सकता। यानी मुतरज्जिम, मैं कहता हूँ कि वो वही लाना वाला वो फरिश्ता होता है जो रास्ते में वही भूल जाता है और फिर अपनी तरफ से कोई लफ्ज डाल के पूरा करके बता देता है। मुतरज्जिम इस तरह का और नबी बेचारा ये समझता है कि ये तो ऊपर से सही होगा। अच्छा देखिए, आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक मुतरज्जिम खराब करने की कोशिश करता है, तो आपका कहने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि उसके अंदर जितना मतलब मुतरज्जिम खुद नजर आएगा वो तर्जुमा उतना खराब होगा। ठीक है। अच्छा, बात इसमें यह है, ये बात बिल्कुल आपकी अपनी जगह बजा, लेकिन जब हम शायरी की बात करें तो देखिए कि शायरी में पूरा जो एक उसका गनाई निज़ाम है एक ज़बान का, और जब तर्जुमे में हम आ रहे हैं तो गनाई निज़ाम जो है वो एक ख़त्म हो गया, वो लहजा ख़त्म हो गया, वो मुहावरा जो है, क्योंकि आपको कल्चर भी मुख्तलिफ है, उस कल्चर में वो मुहावरा सबकी समझ में, आप जब उस मुहावरे का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे और आप ऑनेस्ट रहने की कोशिश करेंगे, या तो आप जिसे कहना चाहिए उन मुतबादिलात को ढूंढें कि जो
जिसे कहना चाहिए कि इस हमारी ज़ुबान में अगर हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं कि उस मुहावरे का बेहतरीन नैमुल बदल, ठीक है। अगर हम बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, लेट सपोज, और मतलब ऑनेस्ट से मुराद है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे पे जा रहे हैं, तो फिर वो जो तर्जुमे की ब्यूटी है, मुझे मेरा अपनी राय, एक नाकिस सी राय हो सकती लेकिन है। सलमान, इसमें एक वाइटल बात है। हाँ। जब आप ये कहें, एक बात मैं कहूँ, और मैं कहूँ कि जी डॉक्टर साहब ने मुझसे ये बात की थी और ये बात की थी, और वो मैंने आपको पहुंचाई और आपके समझ में आ गई। उससे एक बात साबित होती है कि जिस डॉक्टर साहब ने बात करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपनी कैफियत को या किसी बात को बयान करने के लिए, उसकी बिल्कुल मुतबादिल लुगत मेरे पास थी, इसलिए मैंने उसको कंटेन कर लिया। यानी एक चीज़ दी मुझे उन्होंने 1 किलो के थैले में, मेरे पास एक थैला था, उसमें 1 किलो की चीज़ में रख सकता था, मैंने उसमें रख ली और मैं वो आपसे आप तक दे गया पूरी पहुँच गई। अब उन्होंने मुझे दे दी 10 किलो का थैला, मेरा थैला सिर्फ 1 किलो का है, तो अगर मैं उसे पूरे भी भर दूंगा तो क्या लेके जाऊंगा? क्या लेके जाऊंगा? सही बात। मैं अपनी पूरी नेक दिली से अपनी कैपेसिटी की, पूरी थैले की कैपेसिटी के मुताबिक सब कुछ आपके पास ले गया, आपको पहुंच भी गया, लेकिन असल तो वो 9 किलो पीछे रह गया, वो मेरी कैपेसिटी में नहीं है। मैंने नरोदा पे अगर इतना बुरा वक्त आ जाए कि वो अनवर सनाए बन के दुनिया को देखे और चीज़ों को बयान करे, वो देखे चीज़ें कितनी रह जाएंगी। तो ये एग्जैक्टली वही है, मेरी औकात जितनी है मैंने उतना बयान कर दिया, आप तो जो पहुंचा है वो मेरी औकात के मुताबिक पहुंचा। ये नरोदा नहीं है, नरोदा बहुत बड़ा शायर है, इससे कहीं बड़ा शायर, तमाम मुतरजमों से बड़ा शायर है, वो नरोदा है। नहीं, आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद हम गुफ्तगू को ना एक अलग उसमें रह गए मीनिंग में। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, जाहिर बात है हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर मुतरजम की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ की बात नहीं है, मैं बात यहाँ अप्रोच की कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में बीइंग जो ट्रांसलेटर, आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच ज़्यादा जो है वो शायरी के तर्जुमे के लिए ज़्यादा बेहतर है? कि एक तरफ जिसे कहते हैं ना, वो एक बड़ी अजीब सी मिसाल दी जाती है तर्जुमे के लिए कि मतलब ट्रांसलेशंस आर लाइक वीमेन, मतलब ब्यूटीफुल आर नॉट ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट आर नॉट ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह है। तो वो खैर बुरी सी बात है, लेकिन ये कि ये ज़रूर है कि ऑनेस्ट तर्जुमे पे अगर हम जाते हैं तो जिस जबान में तर्जुमा हो रहा है उसके अंदर हम उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप इस अप्रोच के हामी है कि एक मुतरज्जिम जो है वो उसको थोड़ा थोड़ा रिक्रिएट करे विदाउट जो उसकी रूह है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, या फिर वो उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ रखे चाहे वो दूसरी ज़बान में आके कितना ही अनअट्रैक्टिव क्यों ना हो जाए? ये मैं इसको एक बात जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात कि क्या कोई मुतरज्जिम, कोई भी तर्जमा करने वाला कभी ये कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि जो कुछ वो तर्जमा करना चाह रहा है उसमें उसकी रूह ना आए? क्यों चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। जैसे मैंने आपका ना कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए न्यूज़ ट्रांसलेटर, तो कोई भी डेस्क पे बैठा हुआ आदमी किसी खबर को तर्जमा करते हुए उसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं आएगी कि वो 100% तो कोई भी अपने आप को माइनस हो सकता है एक आध कोई आदमी हो जो बात करते हुए सोचे कि यार मैं इसको जरा ट्विस्ट कर दूं, ऐसे लोग भी हैं, होते हैं, लेकिन इसका इतलाक अदब पे नहीं होता। सियासत एक अलग, क्योंकि न्यूज़ और पॉलिटिक्स जो है वो इंटरव्यून होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और होती रहती हैं। और मैं ज़्यादा तौर पर इसलिए इस बात का मुखालिफ हूँ कि सहाफ़त को नज़रियाती नहीं होना चाहिए, लेकिन नज़रियाती लोग कहते हैं कि जहाँ भी हो नज़रियाती हो, तो एक अलग बहस है। लेकिन जहाँ तक तर्जमा जब करता, हर आदमी अपनी बेहतरीन कोशिश करता है, लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की ना कि चीज़ तो दी गई 10 किलो, थैली आपके पास 1 किलो की है, कि मैं पूरी कोशिश कर लूँ
मैं बियॉन्ड माई कैपेसिटी कैसे जाऊंगा? मैं अपनी अपनी हद से आगे का मैं मुसलसल कोशिश करती मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेटर को सरेंडर करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, मतलब जब ताकि आप का word अपनी आपने कैपेसिटी को मैक्सिमम लेवल तक एक्सपेंड कर सकें। सही, ठीक है, आप इन मानों में कहना चाह रहे थे क्योंकि और अगर आपने पहली दफा और अगर एक जबान की बात, एक शख्स की बात एक दूसरी जबान की बात में आ रही है पूरी, तो इसका मतलब है उस जबान की कैपेसिटी वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इस कैपेसिटी में जो चीज आ गई वो इसके मुताबिक है, इसके मुताबिक है। तो उससे ये ख्यास नहीं करना चाहिए कि असल जुबान में वो बात इतनी ही थी। कहीं नहीं, हम ज्यादा हो हमारा जो सकती है। कंटेनर है ना, हम उससे अंदाजा लगाते हैं चीजों का। मैंने जो लफ्ज दे दिए नज्म को यहाँ, उन लफ्जों में जो कुछ आया आप उसको देख रहे हैं, असल तो आपके सामने है ही नहीं, और असल की तरफ जाने की आप तकदो भी नहीं करेंगे। असल में आपने एक लफ्ज पहले भी इस्तेमाल किया था कि मुतरज्जिम को जो है वो सरेंडर करना चाहिए, तो उस वक्त एक अलग मीनिंग मेरे जहन में है। लेकिन ये अब आपने मेरा बुनियादी मौका ये कि हो ही नहीं। हाँ, कि जब तक एक एक्चुअली जिसे कहना चाहिए कि एक जबान के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रांसलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक एक ट्रांसलेटर सरेंडर नहीं करेगा तो उस कलाम की जो वुसअत है, उस कलाम की जो अजमत है, शायद वो उसको सही से ग्रैब ना कर पाए। इसलिए आपने उधर सरेंडर का लफ्ज जो है वो यूज किया, ठीक है। वरना एक मीनिंग सरेंडर के ये भी आ रहे थे कि हमें अपनी उस यानी कि अपना आप उस तरह से डालने की कोशिश नहीं जो है वो नहीं करनी चाहिए। वो एक डेलिब्रेट और एक जिसे कहना चाहिए कि हम रखते हैं ना कि उसको रिक्रिएट करते हैं, मतलब पोइट्री, ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री इज अ रिक्रिएशन एज वेल, ठीक है ना। बहुत से लोग तो मुतरन्नम वो जिसे जो मीटर की शायरी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हाफिज को या फारसी शोरा को जो है ट्रांसलेट किया गया तो बावजन तर्जुमा किया गया। अब जब बावजन तर्जुमा कर रहे हैं तो इसका मतलब है सॉर्ट ऑफ अ रिक्रिएशन। आपने उसका आइडिया लिया, उसे रिक्रिएट किया ताकि उसकी एक नई ब्यूटिफिकेशन दूसरी जबान में पैदा की जा सके। लेकिन बुनियादी तौर पर आपकी गुफ्तगू से जो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर लफ्ज सच्चे हों, ख्याल और जज्बात सच्चे हों, तो ज़बान दीवार नहीं बल्कि पुल का काम है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि इस वाली किताब से भी कुछ हम नज़में सुन लें। इश्क की 100 नज़में, इसमें से आप सुनाना चाहें? आप सुनाने कुछ, मेरी किताब तो है, किताब में से लोग पढ़ लेंगे और अच्छा इसमें से पढ़ लें। मैंने तो इसलिए आपको एक नई चीज़ सुना दी, थोड़ा सा इजाफी हो जाए। और एक किताब मैंने जो अभी नई तर्जुमा की है, ये इनकी पाब्लो नेरुदा की आखिरी नज़में हैं जो उन्होंने एक किताब इसमें जमा की हैं। वो किताब का नाम है बुक ऑफ क्वेश्चंस और मैंने इसका नाम दिया है किताब सवालात, और ये मैंने पूरी किताब कर दी है। ये भी इस साल इंशाल्लाह छप जाएगी। और इसके अलावा कैंटोस जर्नल, वो मेरी ख्वाहिश है कि इस साल मैं पूरे के पूरे इस साल मुकम्मल कर लूँ। तो ये एक वो और ये दो चीज़ें तो नेरुदा के साथ तो ये जो है इसमें से ऐसी मैं कोई भी पढ़ देता हूँ। ये इसमें इन्होंने जो है किताब सवालात जो नज़में हैं कोई 86 नज़में हैं और इसको उन्होंने नंबर दिए, खाली कोई उन्वान नहीं दिया। तो ये मेरे पास इत्तेफाक से पेज 35 है, नज़्म नंबर 35। दो धुंधली रोशनियों के दरमियान क्या हमारी जिंदगी एक सुरंग है? दो धुंधली रोशनियों के दरमियान क्या हमारी जिंदगी एक सुरंग है, या ये एक रोशनी है दो सियाह मुसल्लसों के बीच?
दो रोशनियों के दरमियान क्या हमारी ज़िंदगी एक सुरंग है या एक रोशनी है? दो स्याह मुसल्लसों के बीच या ज़िंदगी एक मछली है जो परिंदा बनने की तैयारी में है? क्या जिंदगी एक मछली है? या ज़िंदगी एक मछली है जो परिंदा बनने की तैयारी में है? क्या मौत ना होने का नाम है? या किसी खतरनाक मादे का? क्या मौत ना होने का नाम है या किसी खतरनाक मादे का? ये है पैटर्न इसका। और इसमें जो अब तक गिनती की गई 365 सवालात पैब्लो नेरूदा ने पूरी दुनिया के बारे में आखिरी वक्त में लिखे हैं, और ये नज़्म इस शक्ल में, इस तरह की नज़में हैं। इसमें बिल्कुल जो नेरूदाई स्टाइल और वो ग्रैंडियर और वो नहीं है। अब समझ लें, क्योंकि वो डेथ बेड टाइम था, उस वक्त वो लिख रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से इसमें महफूज हुई हैं। इसलिए मेरी दिलचस्पी इसमें थी, ये ज़रूर लोगों के सामने जाना चाहिए। ये आखिरी वक्त की नज़में हैं, ये कैसी हैं, उस वक्त क्या क्या उनके जहन में चल रहा था चीज़ों के बारे में, तो इसलिए बहुत मुख्तसर भी है और बहुत अच्छा, इस तरह से ये बिल्कुल आखिरी वक्त की नज़में हैं। ये जो इश्क की 100 नज़में हैं, ये भी जैसे कहना चाहिए कि जब वो जिला वतन हुए और उस अरसे में उन्होंने नज़में कहीं, और अपनी जो तीसरी वाइफ थी, उनकी महबूबा थी मालतीदे, तो उसको वो भेजते रहे। फिर उसने मेरा ख्याल है उन सबको इकट्ठा करके, और हाँ, ये इसकी बहुत मैंने इसमें लिखा भी है, और इसमें इसका प्रीफेस भी है मातिल्दे के नाम। और ये सारी नज़में वहाँ रह के, जो मैंने पहले बात की थी कि नेरूदा के यहाँ महबूबा महबूबा नहीं है और वतन वतन नहीं है, वतन महबूबा है और महबूबा वतन। तो वो वहाँ रह के उन्होंने मुसलसल उनके लिए नज़में ये लिखी, मातिल्दा के लिए और सारी चिली के बारे में, और सब में मातिल्दे। यही उसने लिखा कि ये मैंने इसमें जो है, ये सोनेट का नाम उनका मैंने नाम दिया इसको, सोनेट का कोट एंड कोट बेहुदा, उनका मैंने इसको ये बेहुदा नाम दिया, लेकिन इस पर मत जाना। मैंने कोई सैनिटी कोई पैरवी नहीं की है, बस मैंने हर नज़्म को 16 लाइनों में रखने की कोशिश की है। ये इस हद तक सोनेट है, क्योंकि सोनेट का एक डिवाइड होता है, 16 लाइन के में डिवाइड किया जाता है। तो उनका कि मैंने 16 लाइनें तक तो लिया है, बाकी वो जो उसके दूसरे तकाजे होते हैं उनको मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने अपने तौर पर नज़्म लिखा है, और है भी नहीं। बिल्कुल, हाँ, वो अलग, बिल्कुल नहीं, वो नज़्म ऐसे कंटिन्यूटी में चलती है, वो सोनेट वाला डिवीजन नहीं है, और वो रिदम भी नहीं, और रिदम मुझे तो समझ में नहीं आता। एक बात इन्होंने अपने, वो जब मालतीदे के लिए लिख रहे हैं, तो एक जुमला लिखा है, मुझे तो उसकी मीनिंग समझ में नहीं आई, कि वो कहता है कि ये नज़में लकड़ी की बनी हुई नज़में, ये लकड़ी की बनी हुई नज़में जो है, इससे क्या मुराद? आगे और लकड़ी भी डिफाइन की। अच्छा, वो फिर छाल कहता है कि इसमें से छाल की आवाज आती है, छाल की आवाज। तो असल में बात यह है कि वो उसमें जिंदगी और जिंदगी की अदम मौजूदगी का दोनों तसव्वुरात नेरूदा के अलग है। नेरूदा के मौत मौत है ही नहीं, शय जो है उसकी जो शैयत है, थिंगनेस उसकी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो लिविंग फिनोमेनन है उसके लिए। ये फर्क चलें, हम कुछ नज़में जो है, जो इश्क की 100 नज़में टाइम हैं, भी देख लें अपना, अभी वो तो वक्त है हमारे पास थोड़ा सा, थोड़ी टाइम है भी थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी आप पढ़ना चाहें? आप नहीं पढ़ ये हाँ, ये वाली ये भी नहीं समझ आ रही है इसका। मैं छोड़ के रखी है। ये नंबर है ना, ये नंबर मुझे नोट करने नहीं आते। खैर ये बनेंगे 52।
हाँ। 52 नज्म। ये किताब पढ़ने से मुझे रोमन गिनती भी थोड़ी समझ में आ गई थी। तुम गाती हो और तुम्हारी आवाज दिन के अनाज का छिलका उतारती है। वाह। तुम गाती हो और तुम्हारी आवाज दिन के अनाज का छिलका उतारती है। तुम्हारा गीत सूरज और आसमान के साथ सनोबर के दरख्त अपनी सब जबान में बोलते हैं। सर्दियों के तमाम परिंदे सीटी बजाते हैं। समंदर तहखानों को अपनी चाप से भर देता है। घंटियों से, जंजीरों से और सिसकियों से औजार और धातें खनखनाती हैं। काफले के पहिए चरचराते हैं, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ। तुम्हारी आवाज़ एक तीर की सी चमक और दोस्ती के साथ बुलंद होती। बारिश की कशिश शकल के साथ नीचे गिरती है तुम्हारी आवाज़। बुलंद तरीन तलवारों को बिखेर देती है। बरफ्शों के बोझ के साथ टूटती है और मुझे आसमानों में लिए फिरती है साथ साथ। वाह वाह, क्या सर, हम एक आध नज़्म इसमें से और आपसे सुनना चाहेंगे। और ये एक बड़ी ये देखें, ये किताब जो है वो 4 हिस्सों में जो है डिवाइड हुई भी है। ये किताब 4 हिस्सों में, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो अब जो नज़्म हम इस किताब में से अनवर सिंह राय से सुनने जा रहे हैं, ये रात की जो है उसमें से है, हिस्से में से। और ये यहाँ रात इस्तारा है मौत का। अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझ में इतनी क़ुव्वत से जिंदा रहना। अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझ में इतनी क़ुव्वत से जिंदा रहना कि बगावत पर मजबूर हो जाएं जर्दी और सर्दी। कि बगावत पर मजबूर हो जाएं जर्दी और सर्दी। जनूब तो जनूब चमकाना अपनी कभी ना मिटने वाली आंखें। शम्स सा शम्स, यहां तक कि तुम्हारे होंठ गटार का मुसलसल नगमा बन गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हंसी डगमगाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हंसी डगमगाए या डगमगाए तुम्हारे कदमों की चाप। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ही मर जाए मेरी ख्वाहिश की मीरास। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ही मर जाए मेरी ख्वाहिश की मीरास। मत बताना मेरे सीने को कि उसमें नहीं हूं अब मैं। मत बताना मेरे सीने को कि उसमें नहीं हूं अब मैं। मेरी गैर मौजूदगी में यूं ही रहना जैसे तुम रह सकती हो किसी भी घर में। अदम मौजूदगी भी कैसा वसी घर, अदम मौजूदगी भी कैसा वसी घर है। तुम जितना चाहो चल सकती हो, एक दीवार से दूसरी दीवार तक। अदम मौजूदगी कैसा घर है, तुम जितना चाहो चल सकती हो, एक दीवार से दूसरी दीवार तक। जितनी और जहां चाहो लटक सकती हो अपने घर में।
और अगर तुमने अगर तुमने दुख शोक मनाया, और अगर तुमने दुख या शोक मनाया मेरी जान, तो मैं वाकई मर जाऊंगा एक बार और। वाह, मेरा ख्याल है इतनी खूबसूरत नज्म पर अब हम आज की नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। और मैं बहुत सवाल था, और अब जो है गुफ्तगू हमारी यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है, और जो हमारे ऑडियंस बैठे हैं हम चाहेंगे कि उनसे हम सवालात लें। तो पहला सवाल समीर अंजुम साहब, या आप करना चाहेंगे? अच्छा, मित्सु अपना तारुफ भी कराइएगा। हाँ। सवाल मेरा नाम मौसम है। मेरा सबसे सवाल था तराजू करते हुए, खासकर मुझे टूटी वाली चीजें, जरा करीब कर ले जरा। टूटी हुई जो चीजें, खास दफा शायर को पढ़ते हुए हम अपने ख्याल या अपनी सी याद से जुड़ के उस तरफ चल जाते हैं। तो आपके साथ तराजू करते हुए ऐसा हुआ कि आप अपने किसी रुख पे चले गए हो और आप तर्जुमे करते हुए आपने किसी चीज को मद्देनजर रखे हो, कहीं ऐसा हुआ क्लैश या सीधा सीधा उसके साथ उसकी रिदम में चलता है, नजर की रिदम में चलता है, अपने ख्याल की रिदम में? बताएं क्या। देखिए, वो कहना चाह रहे हैं कि अक्सर मुतरज्जिम, जब हम खुद भी कोई तर्जुमा कर रहे होते हैं तो एक नज्म हम पढ़ी और हमें कोई अपना ख्याल जो है ना वो जहन में आ गया और हम उसके साथ बह गए। तो आपके साथ ऐसा कोई तजुर्बा हुआ? हाँ नहीं, बिल्कुल ये बहुत ख़तरनाक जो है मसला है, बहुत ही ख़तरनाक कि लेकिन मैंने कहा कि पहले मैंने इसका हाल ये बताया कि हमें ख़ुद को उस चीज़ के सपुर्द करना चाहिए, उस लिखने वाले के सपुर्द करना चाहिए, और जो यूनिट जो तख्लीक भी आपके सामने है उसके सपुर्द करना चाहिए। ठीक है। और जैसे एक्टर अदाकारी करते हुए अपने आप को किरदार के सपुर्द कर देता, That's a good one. वो बन नहीं जाता, वो किरदार वो बन नहीं जाता। लेकिन जब तक आप फिल्म देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, तब तक वो आपको अपने हिसाब में ले लेता है और आपके लिए वो अदरनेस जो उसकी है उसको वो अपनाइयत में तब्दील कर देता है। मुतरज्जिम का काम उस अदाकार की तरह ही होता है। अब डिपेंड करता है कि आप एक्टर कैसे हैं। जितना अच्छा एक्टर होता है उसी तरह से वो किरदार को में समा जाता है, लेकिन किरदार तो उससे बाहर रहता है। वो एक वैसा आदमी बना के आपके सामने पेश कर देता है। तो मुतरज्जिम भी यही करता है कि वो एक चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हमारी सारी रिवायती शायरी में नामा बर से शिकायत रही है शायरों को कि महबूबा के बाद पैगाम लेके गए, तो बाद में महबूबा से मुलाकात नहीं हुई, नामा बर ने अपना ही काम लगा लिया। इसी तरह बाज मुतरज्जिम भी ये करते हैं। लेकिन इससे गुरेज मुमकिन नहीं। ये वो पोल्यूशन है जो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा मुतरज्जिम की ज़ात का। मुतरज्जिम की ज़ात जो होती है वो एक पोल्यूशन है जो नागज़ीर है। आप कराची में अगर आप हैं तो कराची का पोल्यूशन आपके साथ है, लाहौर में है तो लाहौर का पोल्यूशन आपके साथ है। इसी तरह अगर अनवर सिंधाई के तर्जुमे हैं तो अनवर सिंधाई भी उसमें मौजूद है, उसको माइनस नहीं कर सकते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जनाब, आप अपना तारुफ भी करवाइए। जरा करीब करें आवाज जरा। और अनवर भाई का मेरा साथ फैमिली से है माशाअल्लाह। और जिस अनवर भाई को मैं जानता हूँ वो अभी तक मास्टर के सामने अपने आप को नहीं किया। अच्छा, क्योंकि इल्म अदब से तो उन्हें इनसे वाकिफ है, लेकिन इनके अंदर एक मुसव्वर भी बैठा हुआ है। बिल्कुल। और
मुसव्वरी के कई तरीके इन्होंने अपने अंदर समो के रखे थे। तो तरीके कभी खुलेगा जहाँ कई नशस्तें आपकी जमीना के साथ हैं और हम पाकिस्तान के बड़े आगे से और मुझे याद है कि हम दोनों साथ के हवाले जाने तो एक दिन मुझे कहने लगे यार कल तुमने ना छुट्टी कर दिया मैं नहीं की। और फिर उस संत पे कुछ किताबें हैं और उनको खरीदती हूँ। मैं कुछ बोला कि आज हम किताबें खरीदने नहीं। तो रास्ते में मुझे बताया कि यार कल मैंने एक तर्जुमा किया था और एक बहस मुझसे 40-50 साल मेरे पास में और ये 90 के 40-50 साल हम गए वहां तो इन्होंने उन तमाम पैसों से आर्ट की बुक्स खरीदी। तो मुझे अचंभा हुआ कि उसमें अलग ये जो पहलू है ये है तो इस मौजूद से हट के ये लोगों की शास्त्रीय सही। तो आप पूछना क्या चाह रहे थे ये बताइए। मैं देख रहा हूँ कि वो तरीका कब खुलेगा। अच्छा ये या उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं या अभी तक वो तरीका बंद है। भाई मुसव्विरी वाला जो आपकी शख्सियत का पहलू है उस हवाले से हम बताइए क्योंकि वो जो है जी 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 तो उस पर जो है कभी आपने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मैंने किया, बहुत काम किया। या मैंने, मतलब कम से कम उस हवाले से अपनी शोहरत नहीं चाहिए। मैं जब तक पाकिस्तान में रहा मैं करता भी था, लेकिन मुसव्वरी मेरी बिसात से बाहर की चीज़ थी। अफलास में हम दाल रोटी पूरी कर रहे थे, यही बहुत था। तो ये चित्रा साहब ने खुद बहुत अच्छे मुसव्विर हैं और इन्होंने जितना कष्ट काटा है मेरे अंदर उतनी सकत नहीं थी, तो इसलिए मैं तो लफ्ज़ों की नौकरी में लग गया। और शायरी जो है या अदब जो है अब उसमें मुसव्वरी, मौसीकी, डांस ये सब शामिल होते हैं। शायर और अदीब एक वक्त में रक्स भी करता रहता है, गाता भी रहता है और पेंट भी करता रहता है। लफ्ज़ों में पेंट करता है, लफ्ज़ों में गाता है, लफ्ज़ों में नाचता है और सारे काम करता है। और जैसे मैंने अभी अदाकार की मिसाल दी थी, इस तरह से शायर के अंदर सारी वो होती हैं। वो कितनी चीज़ों को इजहार दे पाता है, ये इसी से फ़र्क पैदा होता है। तो ये हम जैसे नरोदा की बात कर रहे हैं तो आप उनकी वॉल्यूम ऑफ वर्क देखें और आखिर वक्त तक डेथ बेड पे वो लिख रहा था, वो सोच रहा था, उसकी दुनिया खत्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन सबके साथ ये नहीं होता। अगर मेरा पर्सन उतना बड़ा होता तो पता नहीं मैंने कितना काम किया होता। तो ये फर्क होता है और सारी चीजें जो होती हैं वो रुकती नहीं है, इस तरह से या उस तरह से इजहार पा जाती है। बात यह है कि कई आपका जो सोच है, ख्याल है, वो कहीं ना कहीं से जरूर चैनलाइज होता है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। जाफर साहब आप कुछ पूछना चाहें? 1973 में मेरे साथ में बात नहीं हुई और 1-1.5 साल बात आपने मुझे सर्टिफिकेट है हमारा दिया एक बहुत वो पढ़ा फिर और चीजें और 1989 में मुझे किताब मिली सेवन वॉइसेस के नाम से। इस साल मशहूर नदीमों के और उनकी और उसमें नरूदा में इंटरव्यू था जो मैंने किया और मुझे हम सारे सारा
उसमें उसकी कोई 7-8 नस्लें चली और बहुत कुछ उसमें से जो है वो काट दिया गया है उनके उस जमाने में सेंसरशिप था और चीजें पहले सेंसर होते थे तो कट करके पूरे पूरे कलर का आते थे तो नर्मदा से एक उसके शहर में हम मुब्तला हो गए आज इस शहर में बहुत ही खूबसूरत है आप लोगों ने की नर्मदा की आवाज एक चीज हमेशा मेरे जहन में आती है कि गांधी अमेरिका का अदर जो है वो पढ़ते वक्त उनके इस कल्चर से बात करें अंग्रेज को कल्चर है जिंदगी से औरत से देखने का उस कल्चर का हिस्सा बनी बगैर कृष्ण साहब आपसे बताना चाहूँगा राजू कितने अच्छे हो सकते ये एक दक्षिण के लिए लातीनी अमेरिका से वाकई कितना जरूरी है राजन जीवन को ये तो ये तो बिल्कुल सारी बातें जो है नागज़ीर शराइत की हैसियत रखती पहली बात तो ये और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनके अंग्रेज़ी के मुतरजम हैं वो पहले उनकी तालीम अमेरिका में हुई बहुत सारी और उनके ख़ानदान में भी स्पेनिश थी एक ताल्लुक़ उनका था जिसकी वजह से उन्होंने आगे जाके उसको इसको इख्तियार किया कि वो स्पेनिश पढ़ेंगे और सारी ज़िंदगी नेरोदा का ही तर्जुमा करेंगे। ये बहुत कम बच्चे इस तरह के ख्वाब देखते हैं कि मैं बड़ा हो गया मुतरजम बनूंगा और नेरोदा का तर्जुमा करूंगा। तो ये एक ऐसा मुतरजम है वो जिसने किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में उन्हीं का तो उन्होंने 100% अडॉप्ट किया और तकरीबन सारे मुतरजम करते। लेकिन मेरे साथ दूसरी एक खुशनसीबी हो गई कि मैं बुश हाउस चला गया, BBC चला गया। BBC में उस वक्त 80 ज़बानों के लोग मौजूद थे। बिल्कुल अच्छा ये वाला दे देते हैं खुल मेरा इस पर तो BBC में उस वक्त जो थे 80 ज़बानों के लोग मौजूद थे और सोवियत यूनियन भी मौजूद था तो बहुत गहमा गहमी थी। और जैसे हनीफ वहाँ थे अदीब हैं अंग्रेज़ी में लिखते हैं और इस तरह के हर ज़बान में इस तरह के अदीब मौजूद थे और कुछ तो बहुत बड़े दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी तौर पर जाने पहचाने लोग BBC में रहे हैं। वो सारे होते हैं और वो सारे हर शाम वहाँ क्लब में इकट्ठे होते हैं। तो जो बहस होती है वो कभी खबरों में नहीं होती, वो सारी अदब पे हो रही होती। ये कमाल, क्योंकि सब जो हैं वो मिसफिट के तौर पर सहाफ़त में रोज़गार के लिए आ गए लेकिन हैं वो अदीब और किसी न किसी तरह से कोई लंदन भी आना चाहते थे। तो लंदन एक हब है जहाँ सारी दुनिया की ज़बानें, कल्चर, सकाफ़तें और सारी दुनिया का अदब वहाँ जमा होता है। 2 शहर है दुनिया के जहाँ सारी दुनिया का कहीं भी कुछ हो उसकी कोशिश होती है कि वहाँ तक पहुँच जाए, लंदन पहुँच जाए या न्यूयॉर्क पहुँच जाए। वहाँ पहुँच गया तो वहाँ से फिर वो सारी दुनिया में आगे फैलता है क्योंकि वहाँ से फिर हर ज़बान के लोग वो तो है मल्टी नेशनल शहर है जिसमें हर तरह के लोग, ज़बानों के लोग मौजूद हैं और वो फिर उसमें वो फैलती चली जाती है। तो बहुत
ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें जो है हमें आती हों जिनको हम अपनी ज़बान में लाना चाहते हैं। अब कुछ सवाल? और इसलिए तर्जुमा जो है ज़बान की तौसीह करता है। अगर कोई मुतरजम इस तौसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता तो वो अपने साथ भी ज़्यादती करता है, अपनी ज़बान के साथ भी ज़्यादती करता है। उस तौसीह के बगैर दूसरी चीज़ का इजाफी तख्लीक़ी हिस्सा आपकी ज़बान को मुंतकिल ही नहीं हो सकता। एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इन नस्लों को खाया जाता है और ज़्यादातर जो नस्लें हैं बल्कि सब मीटर में हैं, मीटर चाहिए है। तो आपने ये नहीं सोचा या नहीं इसको तरजीह दी कि इस शायरी को मीटर में किया जा सके? क्योंकि आजकल तर्जुमे हो रहे हैं नस्ली नस्ल में हो रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर कोई शायर जो है वो मीटर में लिखता है तो उसकी शायरी का तर्जुमा प्रोज में करना, प्रोज पोएम में करना, ये क्या जस्टिफाइड है? पाब्लो नेरुदा ने ज़्यादातर शायरी, बल्कि मेरा ख्याल है उसकी सारी शायरी जो है वो मीटर की शायरी, बहुत कम वो जो है जो उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो शायद जो है प्रोज में है, बाकी तो मीटर की शायद। तो जब आप तराजुम कर रहे थे तो आपको ये ख्याल आया कि मैं भी जो है वो मतलब मीटर में तर्जुमा करूँ? इस हवाले से वो सवाल करना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। वैसे भी एक तो मेरी नाअहली कि मुझे मीटर पे कोई बहुत ज़्यादा दस्तरस नहीं है और मुझे दिलचस्पी भी नहीं है। मैंने इंटरमीडिएट तक जो है वो गज़ल के ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश की, और इंटरमीडिएट के बाद से जब से कमर जमील साहब से मुलाकात हुई मैंने गज़ल की मश्क तो ज़रूर की और वो मैं करता भी रहता हूँ, लेकिन मुझे गज़ल कहने से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मीटर से ही दिलचस्पी नहीं। मुझे लगता है जैसे मैं मीटर में जाता हूँ ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ अपना छोड़ दिया, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और तर्जमा करते हुए ये जानते हुए मैंने खुद देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि सोनेट्स में 100 सोनेट्स है बेसिकली, ये इश्क की 100 नज़में जो है, लेकिन खुद शायर ने खुद लिख दिया कि नाम पे मत जाना, इसमें जो नाम रखा गया है उसके लिए बेहुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस नाम पे मत जाना। मैंने बिल्कुल इसकी पैरवी नहीं की और की भी नहीं, मैंने कहा की भी नहीं। तो यकीनी तौर पर ये पहले से फॉर्म को सामने रख के चीज़ लिखने में कुछ चीज़ों का नुकसान होता है, इस बात से पैबला नरुदा भी वाक़िफ़ थे। लेकिन उनका जो बहुत अर्ली ज़माने से जब उन्होंने शायरी शुरू की थी स्कूल के पीरियड से, तो वो ऑलरेडी शेरी ख़ानदान में थे, गनायत में, और उसमें वो ऑलरेडी उसमें पले ही उसमें थे। तो उनके लिए मीटर में लिखना उस तरह का काम नहीं था जैसा मेरे लिए है। मतलब मुझे आज तक अरूज नहीं आई, जितनी मैं मीटर में लिखता हूँ वो मेरा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिसमें एक म्यूजिकलिटी है, या मैं गा के कर लेता हूँ। मैंने फिल्मों के लिए गाने भी लिखे, तो मैं वो धुन पे लिख सकता हूँ। तो इसलिए नहीं कि मुझे अरूज आती है, इसलिए कि कुछ मिजाज में कोई चीज़ है जिसे गनायत कहते हैं। गनायत कहते हैं, मैं उसे अरूज या बहर नहीं कहता, मैं उसे गनायत कहता। तो गनायत, यस आई डू फॉलो दैट, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहम है ऑब्जेक्टिव रिदम के मुकाबले में। ठीक है, तो जैसा कि आखिर में उन्होंने कहा कि गनाई निज़ाम, उसकी जो गनायत है वो सिर्फ महदूद नहीं है मीटर तक, जैसे कि कमर जमील साहब हमेशा कहते रहे कि नस्ली नस्ल का भी एक दाखिली आहंग होता है। वो जो दाखिली आहंग है वो इंसान में कहीं
मौजूद होता है, हर फर्द का हर फर्द का अलग होता है और ये सब्जेक्टिव होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिफाई कर भी नहीं सकते। बहरहाल 13 साल की उम्र से पाब्लो नेरुदा ने शायरी शुरू की और जैसा कि आपने बताया कि उसके लिए मीटर में कहना एज नेचुरल जैसे वो गुफ्तगू कर रहा हो। और पाब्लो की शायरी और उनके उस्ताद ऐसे थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, अच्छा, उनकी टीचर ऐसी थी जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। तो टीचर भी शागिर्द भी सब नोबेल लॉरिएट, तो क्या इस आगे क्या कहा जा सकता है। घर की जैसे जो कहना चाहिए कि एक बात सी हो गई। और दूसरी बात ये कि पाब्लो नेरुदा ने अपनी शायरी में मोहब्बत को बतौर इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक जीता जागता वजूद बना। इसी तरह से जब वो इनकलाब और मज़ाहमत की शायरी पे आता है तो वो महज जिसे कहना चाहिए नारा नहीं रहता, बल्कि वो एक इंसानी ज़मीर की आवाज़ बन जाता है, तर्ज हयात। बिल्कुल एक तर्ज हयात बन जाता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। तो मैं अपने इस सेशन का इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि जब तक इंसान ख्वाब देखना नहीं छोड़ता तब तक पाब्लो नेरुदा जिंदा है। बहुत शुक्रिया। गुड, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया।